हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे मियोसिस। इसके पहले के लेक्चर में सेल साइकिल और माइटोसिस दो चीजें हो चुकी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी हो चुके थे। तब यहाँ पर से देखते जाएंगे हम आगे मियोसिस कंप्लीट। ये इसके अंदर मतलब जो पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा कंटेंट के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो इसके लिए वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मतलब टाइम ज्यादा लग सकता है, तो फोकस पूरा रखिएगा। मियोसिस, माइटोसिस हो चुका था हमारा। माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है या बॉडी सेल्स में होगा, और मियोसिस कहां पर होता है? जर्म सेल में। तो ये जो मियोसिस है, मियोसिस के अंदर मियोम इस वर्ड का मीनिंग होता है टू रिड्यूस। मियोम इज टू रिड्यूस। एनसीईआरटी वाइज तो देखेंगे हम लाइन टू लाइन, उसके बिसाइड भी डिटेल में मैं बोलूंगा आपको। ठीक है, ये टर्म सबसे पहले फार्मर और मूरे दो साइंटिस्ट ने बोली थी। तो वन बाय वन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, इसी के लिए जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स या बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, मतलब स्पेशली कौन से ऑर्गन जिनको हम गोनाड बोलेंगे, जैसे मेल के अंदर हो गया, ह्यूमन मेल के अंदर टेस्टिस बोलेंगे, फीमेल के अंदर क्या बोलेंगे? ओवरीज। तो वहां पर क्या होने वाला है? मियोसिस इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। गैमेट्स फॉर्म होना है, जब भी गैमेट्स फॉर्म होना है तब मियोसिस होना ही है। एंड ईच विद द कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब हैप्लॉइड सेट क्यों बोला है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसको हम क्या बोले? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन्स हैविंग द 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अब जब इस डिप्लॉइड का हैप्लॉइड होना है, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके लिए मियोसिस जरूरी है, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं हम। मियोसिस में समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या होता है? सिंपल 1 2 का 4। अगर ये एक पैरेंट सेल है तो इससे क्या होगा? 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जिनके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। और ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है वो हमको देखना है यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल क्यों बोला है? इसका मीनिंग ही होता है सेक्स सेल, जर्म सेल्स, गोनाड्स। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर। रिड्यूस क्यों बोला है? क्योंकि 1 2 का 4 मतलब एक पैरेंट सेल से 4 डॉटर सेल हुए जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूस हुआ है। क्यों? पैरेंट सेल के अंदर अभी बोल चुका मैं डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और जो डॉटर सेल्स आ रहे हैं उनके अंदर क्या हो रहा है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है। जैसे आपके पास एक कोई पार्ट है, एक लकड़ी है, उसके आपने 4 टुकड़े किए, तो एक के 4 टुकड़े हुए मतलब वो कम हुआ ना, तो इसलिए यहां पर वर्ड क्या यूज किया है? यानी कि रेडिस होगा। तो ये याद रखने का है, इसलिए मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मीनिंग क्या होता है? यहां पर रेडिस हो रहा है, इसलिए बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जो कि बोल चुका मैं। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस। तो अभी तक डेफिनेशन बोला इसका। मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस इन द लाइफ साइकिल। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हैप्लॉइड फॉर्म न हो गए तब तक वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना है। क्योंकि हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो गए, तभी तो डिप्लॉइड जाइगोट आएगा, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाएंगे। सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है। किसको रिस्टोर करा है? डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये याद रखिए, लाइन टू लाइन पूरे जहां जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस वर्ड को याद रखना ही है। साथ ही में टेक्स्ट बुक में जहां पर भी ऐसे बोल्ड लेटर लिखे वाले थे, उसके आजू बाजू का पूरा फोकस अच्छे से रखें, वो इंपॉर्टेंट होता है। वी कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस कहां पर हो रहा है? जब हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक के अंदर लाइफ स्पैन देखा था, जो कि फेज होती है बर्थ टू डेथ के अंदर की, उसके अंदर हमने 3 फेजेस देखे। कौन सी? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन जब होगा वहां पर क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल के अंदर क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर क्या होगा? oogenesis। सो इन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के अंदर जब गैमेट्स फॉर्म होना है तब क्या होना है? मियोसिस होना है, जिससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। एंड द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। कौन कौन से इसके की फीचर्स है वो याद रखना अपने को। ठीक है, तो मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल। 2 सीक्वेंशियल साइकिल होने वाले, जिसके अंदर न्यूक्लियस का भी डिवीजन होगा और बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, मतलब करियोकाइनेसिस 1, करियोकाइनेसिस 2, फिर साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 2। इसीलिए हमको बोला जाता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। कैसे बोला? यहां पर देखिए, यहां पर समझ में आ जाएगा, बोलता हूं साइड में। देखिए क्या बोला कि ये जो मियोसिस की प्रोसेस है, मियोसिस, ठीक है,
इस मियोसिस में क्या होने वाला है, 2 स्टेजेस अभी बोल चुके हम, M1 और M2। तो M1 में क्या आएगा, और वापस करियोकाइनेसिस 1, और मियोसिस 2 इसके अंदर आएगा करियोकाइनेसिस 2। फिर बाद में इस करियोकाइनेसिस 1 के अंदर हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 ये। और फिर बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और इधर क्या होगा, सेम जैसे यहाँ पर प्रोफेज 1 है, तो इधर क्या करेंगे हम, शॉर्ट में लिख देंगे 2 2 2 सब, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। तो ये प्रोसेस होंगे। और जहां पर देखो मियोसिस 1 हो रहा है, एक्चुअल में क्या होता है मियोसिस में, जो 2n से n और n तैयार होंगे, मतलब हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, ये कहां पर हो रहा है, मियोसिस 1 में, जो कि हम यहां पर बोल रहे हैं। तो यहां पर जो डिवीजन होता है इसको बोला जाता है हेटेरोटाइपिक डिवीजन। ये पक्का याद रखिए, जो बोल रहा हूं मैं आपको, हेटेरोटाइपिक डिवीजन, क्योंकि डिप्लॉइड से क्या हुए, हैप्लॉइड। और अब जो ये हैप्लॉइड सेल्स तैयार हुए डॉटर, इनसे क्या होता है, इनसे वापस हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, और इससे भी क्या होगा, वापस हैप्लॉइड और हैप्लॉइड। और कहां पर हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा M2, मतलब मियोसिस 2 में, जो कि यहां पर बताया, ठीक है, इसमें। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए हम n से n और n, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, होमोटाइपिक फिशन। होमो मतलब सेम, टाइपिक मतलब टाइप, तो इसको बोलेंगे हम होमोटाइपिक डिवीजन। फिशन ही बोलेंगे, फिशन का मीनिंग ब्रेकिंग होता है, डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। फिशन इज अ रॉन्ग वर्ड, होमोटाइपिक डिवीजन, जो कि माइटोसिस के जैसा होता है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन ओनली 1 टाइम होगा, जो एस फेज में हो चुका है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome and have replicated to produce the identical sister chromatid at the S phase। तो S phase पता है, सिंथेसिस फेज, जिसको 8 आवर्स लगते हैं, और जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। Meiosis involves the pairing of homologous chromosome। अब homologous chromosome क्या रहता है, तो जहां पे हमारे सेल्स के अंदर पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि देखो ये जो सुंदर दुनिया है जहां पे वेरिएशन आया, डिफरेंट कलर आए, इसका रीजन ही कौन है, मियोसिस है। अगर मियोसिस नहीं होता तो इतना सुंदर ये चीजें नहीं होती। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर ये फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर प्लांट के अंदर क्यों आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए क्या जरूरी था, मियोसिस जरूरी था, जिसके वजह से इतना वेरिएशन आता है। जो डिफरेंट कलर देख रहे हैं हम, इतने ब्यूटीफुल जो लाइफ दिखती है हमको प्लांट में, एनिमल में, इसका रीजन ही ये है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 ये सब हमको देखना है यहाँ पर, जो सब कुछ मैं बोलते जाऊंगा आपको, और फिर 1 बाय 1 हम यहाँ पर ये सब स्टेजेस देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे, देखिए 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस। कब हो रहा है ये, एट द एंड ऑफ मियोसिस। अभी बोल चुका मैं, 2n से पहले n और n तैयार होंगे मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 में क्या होगा, यस 4 डॉटर सेल फॉर्म हो गए, मतलब 1 2 का 4। तो अब देखना और इसके अंदर आगे क्या होता है, ठीक है। देखिए ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 बोल चुका हूं, फॉलोइंग फेजेस। अब 1 बाय 1 हमको देखना है फेज। पहले मियोसिस 1 देखेंगे, जो कि एक हेटेरोटाइपिक डिवीजन है, और उसके बाद देखना हमको मियोसिस 2, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम मियोसिस 1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अर्थ का पॉपुलेशन अभी लगभग 7.2 बिलियन है, और हर आदमी दूसरे आदमी से डिफरेंट है। किसमें, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में थोड़ा सोच में डिफरेंस है। और ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, हम एक दूसरे से अलग क्यों दिखते हैं, हम सबका बिहेवियर अलग अलग क्यों है, भले ही दिखने को हम थोड़ा सिमिलर दिख रहे हैं, तो डिफरेंस क्यों है, ये मियोसिस की वजह से। तो देखेंगे वही द प्रोफेज 1 में हमको सब स्टेजेस देखना है, ठीक है। और जो प्रोफेज 2 रहेगा वहां पर हमको सब स्टेजेस नहीं दिखने वाले। यहाँ पर हमको जो प्रोफेज हम देखेंगे, यहाँ पर हमको सब स्टेजेस दिखने वाले, क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, मियोसिस 1। मियोसिस 1 के अंदर हम जब प्रोफेज 1 देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर सब स्टेजेस देखने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर ये फॉलोइंग स्टेजेस रहेंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। याद रखिए, लातूर, जिला, परिषद, डॉन, डिपार्टमेंट, मतलब ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखना है 1 बाय 1। प्रोफेज इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहली स्टेज है, टिपिकली लॉन्गर, ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ये फेज लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है, ड्यूरेशन इसको ज्यादा लगता है, मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां पर ये 5 इवेंट्स होने वाले हैं।
एज कम्पेयर टू द प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोफेस से भी मियोसिस का जो प्रोफेस है वो लॉन्ग है। इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 फेजेस। अब यहाँ पर 5 फेजेस दिख रहे हैं बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। ये लाइन याद रखना है आपको, किसके बिहेवियर के ऊपर? क्रोमोसोम के बिहेवियर पर, क्योंकि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा उसी के ऊपर ये स्टेजेस है। कैसे? तो जब हम आगे 1 बाय 1 देखेंगे तब हमको ये समझेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो स्टेज आएगी वो है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होने वाला है? यहाँ पर द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली का मीनिंग होता है स्लोली, ग्रेजुअली बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप जो वहां पर ये क्या होता है? स्लोली विजिबल हो जाएगा, ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू। कॉम्पैक्शन मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर मीनिंग मैंने बोला है कि जो लेप्टोटीन स्टेज में जो हमको यहाँ पर ये क्रोमैटिन फाइबर जो दिख रहा है न्यूक्लियस में, इधर पीपीटी में देख लोगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा कि लेप्टोटीन में क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है क्रोमोसोम आपको, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड दिखता है हमको इस तरीके से। ठीक है, ये क्रोमैटिन थ्रेड ये धीरे धीरे कंडेंस होना चालू हो रहा है। और कंडेंस होगा मतलब ही क्या होगा? तो मैंने बोला कंडेंस मतलब कॉइलिंग होगा, मोर थिकनिंग उसकी बढ़ेगी, डिहाइड्रेशन होगा, शॉर्ट होगा, विजिबल होगा। ये 5 वर्ड्स याद रखिए, कंडेंस, डिहाइड्रेट, उसके बाद क्या होगा? शॉर्ट होगा, थिक होगा, विजिबल होगा। ये सब चीजें इस तरीके से, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर हमको ये दिख रहा है, देखो डीएनए भी है ये, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सब रहेगा। तो लेप्टोटीन में ये सब स्टेजेस होने वाली है, मतलब उसके अंदर क्या क्या इवेंट होने वाला है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो दिखाई देगा आपको इस तरीके से। ठीक है, ये लेप्टोटीन में हो रहा है। The chromosome become gradually visible under the light microscope and compaction with condensation of chromosome continue throughout the leptotin। ठीक है, क्योंकि लेप्टो का मीनिंग यहाँ पर होता है शॉर्ट, नैरो, स्पाइरल बोल सकते हैं, और टीन इस वर्ड का मीनिंग होता है बैंड। यहाँ पर मीनिंग लिख देता हूँ एक बार, तो मतलब आपको समझने में इजी जाएगा। ठीक है, लेप्टो का मीनिंग क्या बोला मैंने आपको? शॉर्ट, नैरो, स्पाइरल। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है इस वर्ड का। और यहाँ पर बुक में हमको क्या बोला? लेप्टोटीन। टीन ये वर्ड आ गया इस वर्ड से, टीनिया। टीनिया का मीनिंग होता है बैंड, डिफरेंट बैंड, क्योंकि क्रोमोसोम में देखो डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, तो उसके वैसे बैंड दिखेंगे हमको। तो इसको लेप्टोटीन भी बोल सकते हो, लेप्टोनीमा भी बोल सकते हो। ये याद रखिए, लेप्टोटीन लेप्टोनीमा, जाइगोटीन जाइगोनीमा। नीमा का मीनिंग होता है थ्रेड, क्योंकि पहले क्रोमैटिन फाइबर है ना, वो थ्रेड के जैसा दिखेगा इसलिए। दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज। मतलब देखो लेप्टोटीन में इतना हो गया। एक बार और बोलूंगा, लेप्टोटीन में याद रखो, लेप्टोटीन में क्या होगा? सेंट्रियोल जो रहते हैं वो डुप्लीकेट होता है, एक दूसरे से दूर जाना भी स्टार्ट होंगे। ये सब इधर याद रखिए, क्योंकि थोड़ा पहले एनसीईआरटी बोल देता हूँ और उसके बाद थोड़ा और डिटेल में बोल देता हूँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स भी याद रखना है। और एक बार जब मैं ये पॉइंट्स बोल रहा हूँ और आप देख रहे हो, तो उसके बाद थोड़ी देर पॉज करके रिकॉल करना है आपको, उसके सिवा आगे मत जाइएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल भी होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करने वाले? स्पिंडल फाइबर तैयार करेंगे, हमको पता, क्योंकि इस जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन थ्रेड था, इसी से क्या है? क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है, और जो सेंट्रियोल यहां पर है, देखिए ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है। तब क्या होगा? ये सेंट्रियोल एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब ये एक पोल पे, तो ये डुप्लीकेशन होने के बाद क्या हो रहा है? ये इधर जाएगा। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म में। तो जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो चुके हैं वो क्या होते हैं? मूव अवे हो जाएंगे, यानी कि ऊपर से तो पोल के तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल जो हो चुका है, ये क्या हो गया? दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टूवर्ड रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। उसके बाद इसके अंदर क्या होने वाला है? तो यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन भी होगा, ये भी याद रखना है। उसके बाद क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर जो है, ये बोल चुका मैं आपको, क्रोमैटिन फाइबर जो होता है, यही क्या होगा? ये कंडेंस होने वाला है, कॉइल होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है, थिक होने वाला है, विजिबल होने वाला है। ठीक है, और डिहाइड्रेट होगा। और इतना सब होने के बाद क्या होगा? इससे क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम बनेगा, जो कि फिलामेंटस क्रोमैटिन से बने वाला है। और क्रोमोसोम रेप्लिकेट टू फॉर्म द
लूप जिसके एंड अटैच रहेंगे टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, देखो एक्चुअल में ये जो क्रोमोसोम रहता है, जब क्रोमोसोम बनता है तो इस क्रोमोसोम का जो एंड टूवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है उसको टीलोमियर बोलते हैं, और जो टूवर्ड द सेंटर है मतलब जिधर न्यूक्लियोलस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, उसके तरफ जो एंड दिखता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। ये याद रखिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने। तो ये, और यहाँ पर जो क्रोमैटिन थ्रेड देखो ये ऐसा रहता है, ऐसा मतलब ये कैसा दिखता है हमको, लाइक यहाँ पर ये दिखेगा हमको बुकेट स्टेज के जैसा, बुकेट स्टेज दिखती है। और प्रोफेस माइटोसिस में बोले थे तो वहां पर हमको क्रोमैटिन फाइबर कैसा दिख रहा था, लाइक अ बॉल ऑफ वूल, जिसको स्टीरन स्टेज बोले थे। तो ये हो गया लेप्टोप्टीन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है, जाइगोटिन। जो सेकंड स्टेज है उसको बोलेंगे जाइगोटिन। जाइगो इस वर्ड का मीनिंग होता है पेयरिंग, जाइगो मीन्स पेयर, ये याद रखिए, जाइगो मीन्स पेयर, ठीक है। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेंगे सो दैट आपको आगे समझने में इजी जाए। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज, कौन सी स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं हम, जाइगोटिन। जाइगो मतलब पेयर, टीन का मीनिंग होता है बैंड। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। पेयरिंग मतलब जैसा एंगेजमेंट हो रहा है, पहले पेयरिंग होगा, बाद में मैरिज होगा, बाद में उनका फर्टिलाइजेशन मतलब क्रॉसिंग होगा, और बाद में चाइल्ड। तो वैसा देखो यहाँ पर पहले पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम नजदीक आते तो उसको बोलते हैं स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये नजदीक आ चुके हैं, इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस का मीनिंग होता है जंक्शन, ठीक है। किसका जंक्शन हो रहा है, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम। मतलब ये क्या होता है कि हमारी जो सेल्स है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक पैटर्नल क्रोमोसोम रहेगा और एक रहेगा मैटरनल। ये हो गया पैटर्नल, ये हो गया मैटरनल। पैटर्नल मतलब फादर, मैटरनल मतलब मदर। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ये जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए ये इनका पेयरिंग हो चुका है, ये पेयरिंग, ये नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। एक दूसरे के नजदीक जहां पर आ गए ना ये, इसको हम बोलेंगे सिनेप्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, सिनेप्स। और सिनेप्स क्यों फॉर्म होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन लगता है, उनकी एक असेंबली लगती है, उससे ये सिनेप्स तैयार होता है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज करते हैं, सिनेप्टो मतलब जंक्शन, किसके अंदर, बिटवीन टू थ्रेड्स, मतलब सिनेप्टोनीमल, नीमा मतलब थ्रेड, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी याद रखना आपको, मतलब पेयरिंग हो चुका है। एंड सच अ पेयर ऑफ, ये जो पेयरिंग हो गई इसी को क्या बोले हम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। आगे और डायग्राम में दिखाऊंगा। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, जिसका मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा होता है और रिजोल्यूशन भी अच्छा होता है। Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure, जिसको बोलेंगे synaptonemal complex। और मैं बोल चुका आपको, जहां पर भी ऐसे बोल्ड लेटर आएंगे उसको अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद जहां भी synaptonemal complex तैयार हुआ, it is formed by pair of synapsed homologous chromosome, इसी को बोलेंगे बायवैलेंट। ये चीज भी पक्का याद रखना है आपको, बायवैलेंट मतलब क्या है। तो यहाँ पर डायग्राम में दिखा दूंगा आपको, आगे के डायग्राम में दिखा देता हूँ, थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिखता है, ठीक है, यहाँ पर दिखा है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बायवैलेंट यहाँ पर फॉर्म हो गया। इसके अंदर एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये पी, और समझो यहाँ पर यम लिख रहा हूँ मैटरनल। ये जब एक दूसरे के नजदीक आ गए यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, बायवैलेंट। और ये हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा, मतलब ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अब ये नजदीक आ गया ना, इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये ऐसा एक पैटर्नल हो गया, एक मैटरनल हो गया, ये नजदीक आ चुके एक दूसरे के, मतलब ये जाइगोटिन हुआ। इसको हम क्या बोले, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और इसको बोलेंगे हम बायवैलेंट। बायवैलेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है, इसको बायवैलेंट। इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और एक दूसरे के लिए हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब देखिए, अब आगे का पार्ट, तो जाइगोटिन स्टेज में भी अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में देख रहे हैं हम, या उस बायवैलेंट को टेट्राड भी बोल सकते हैं। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, रीजन ये है, देखिए उसका, ठीक है, ये अभी बायवैलेंट तो बोल चुका मैं आपको, और ये याद रखिए, नंबर ऑफ बायवैलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ये बायवैलेंट, या इसको हम टेट्राड भी बोल सकते हैं। टेट्रा मतलब 4। सिंपली देखो, जैसे आपको ये पता ना, कार्बन टेट्रावैलेंट है, देखो
4 वैलेंसी है। तो वैसे हमारा ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से है, ये ऐसा, ठीक है। ये दिखा, ये सी मतलब क्या हो गया, सेंट्रोमियर। ये हो गए इसके क्रोमैटिड। तो इसको बाय या टेट्रा बोल सकते हैं, बाय वैलेंट। वैलेंट का मीनिंग ही पता देखो, वैलेंट मतलब वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो वैलेंट का मीनिंग हमेशा क्या होता है, कंबाइनिंग। तो इसको बायवैलेंट या टेट्राड दोनों नाम याद रखिए। बायवैलेंट मतलब 2, बाय का मतलब होता है 2, और वैलेंट का मीनिंग होता है कंबाइनिंग, और टेट्रा का मीनिंग होता है 4। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पर दिया इसलिए मैंने बात कर ली इसकी। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोफेस आर रिलेटिवली शॉर्ट, इनको टाइम कम लगता है। पहले 2 फेजेस मतलब ये कौन से, लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ठीक है। ये थोड़े शॉर्ट ल्यूड है, इनको टाइम कम लगता है एज कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैचेटिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज लाइफ की यही है, क्योंकि हम हमारे पेरेंट के कंपैरिजन में थोड़े से डिफरेंट है, और पेरेंट से इंडिविजुअल जब थोड़ा सा डिफरेंट है और वैसे रहता है, इसलिए क्या बोले हम उसको, वेरिएशन। द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो वेरिएशन का कॉज ही कौन है, पैचेटिन स्टेज। कैसे, तो आगे देखना है। देखिए क्या हो रहा है पैचेटिन स्टेज में, ड्यूरिंग दिस स्टेज बायवैलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली अपीयर्स, मतलब इनको बायवैलेंट दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। एज टेट्राड, मतलब बायवैलेंट बोले टेट्राड भी बोलना है साथ में। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल मतलब क्या होगा, वहां पर नोड्यूल का मीनिंग होता है गांठ, बड़ी गांठ, ट्यूमर पता है उसको बोलते हैं नोड्यूल, और नॉब मतलब ट्यूमर के जैसा। पूरा बोलूंगा आगे भी। साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब इसके लिए आपको सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में फर्क समझ में आना चाहिए। तो अभी मैंने बता चुका आपको कि एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक पैटर्नल हो गया, मैटरनल हो गया, दिस इज पैटर्नल, दिस इज मैटरनल। अब ये पैटर्नल क्रोमैटिड के लिए ये दोनों जो दिख रहे हैं हमको, इन दोनों को कहा जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये दोनों भी हो जाते सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों भी हो जाते सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों भी हो गए सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। पर यहाँ पर एक बात ये याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना, एक क्रोमोसोम मतलब उसके अंदर 2 क्रोमैटिड होता है, ठीक है, 2 क्रोमैटिड। और बायवैलेंट जहां पर दिख रहा है हमको, वहां पर टेट्रावैलेंट भी दिखता है। और बायवैलेंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ हैप्लॉइड, जितने बायवैलेंट रहेंगे उतना नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब सेम वैसे भी यहां पर भी सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। पर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है किसका, मैटरनल क्रोमोसोम का, वो पैटर्नल क्रोमोसोम के लिए किसका काम कर रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ गया, ये इसके लिए, ये एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ रहा है। तो अब यहीं पर क्या हुआ, अब ये जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम थे जो जाइगोटिन स्टेज में एक दूसरे के नजदीक आ गए, इस तरीके से, इस तरीके से ये नजदीक आ गए थे, ठीक है। ये नजदीक आ गए, इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम, जाइगोटिन। अब क्या होने वाला है यहाँ पर कि ये जो नजदीक आ गए, इसमें से क्या होता है, ये और ये मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे नोडल फॉर्म किए, ये देखो नोडल के जैसे दिखेंगे। मैं इधर का पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, तो ये याद रखिए, ये इस तरीके से। अब ये रिकॉम्बिनेशन नोडल करने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से ऐसा इनका क्रॉसिंग ओवर होगा, बाकी सब पार्ट ऐसा ही, ठीक है। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर होने वाला है। तो उसके पहले क्या क्या हुआ यहाँ पर, ये वर्ड याद रखिए। पहले रिकॉम्बिनेशन नोडल तैयार होगा, ये स्टेज पक्का याद रखिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए। रिकॉम्बिनेशन नोडल किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैकेटिन और पैचेटिन स्टेज। पैच का मीनिंग होता है थिक, जैसे मैंने बोला था गर्ल्स के अगर ऐसे हेयर्स दिख रहे लॉन्ग, तो मतलब ये हो गया लेप्टोटीन। जब ये हेयर्स कॉम्ब अगर किए तो वो एक दूसरे के नजदीक आ गए ऐसे, ये हो गया जाइगोटिन। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा वेनी बनाई, वेनी पोनी बोलते इसको, तो मतलब ये ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये थिक हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, मतलब पैचेटिन, ये याद रखिए। और काम होने के बाद जब ये सपोज सेपरेट हो रहा है तो डिप्लोटिन, और सेपरेट करके सपोज दोनों को अलग अलग रबर बैंड लगा तो उसको बोलेंगे डाइकाइनेसिस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोडल तैयार हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर,
कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर काम करेंगे। प्रोटीन्स मतलब ही जो ये प्रोटीन्स एंजाइम तैयार करने वाले, और वही एंजाइम क्या करेंगे यहाँ पर काम करने वाले। किस तरीके से? इस तरीके से 4 प्रोटीन मतलब 4 एंजाइम्स लगेंगे यहाँ पर, जिनके नाम लिख देता हूँ मैं। यू प्रोटीन, उसके बाद क्या लगेगा, एक तो एक्सोन्यूक्लियस, एक लगेगा एंडोन्यूक्लियस, और एक क्या लगने वाला है यहाँ पर, रिकॉम्बिनेस। इन सबके नाम पता होने चाहिए। क्या बोला मैंने पहले, यू प्रोटीन मतलब अनवाइंडिंग प्रोटीन, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिकॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, ये जो हमको दिख रहे हैं वो ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड जो एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब जब ये एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, अब इस क्रोमैटिड के अंदर क्या है, इन क्रोमैटिड के अंदर है डीएनए। इधर भी डीएनए और इधर भी डीएनए, मतलब दोनों में डीएनए। तो वो डीएनए क्या होता है, पैटर्नल और मैटर्नल जो डीएनए पहले वो अनवाइंड होना स्टार्ट होता है, क्योंकि डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड ऐसा है, तो ये अनवाइंड होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर, मतलब जीन्स का एक्सचेंज होगा, क्रोमैटिड का एक्सचेंज होगा। किस तरीके से, तो इस तरीके से इनका एक्सचेंज होने वाला है। मतलब भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये से यहाँ तक का, तो आपको समझ में आ गया, इसलिए थोड़ा सा अलग कलर से दिखाऊंगा, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा किया, एक्चुअल में नहीं है, पर आपको समझ आने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया। ठीक है, और इधर एक क्रोमोसोम है जो कि मैटरनल है। ठीक है, मैटरनल क्रोमोसोम है, और ये इसका हो गया ये क्रोमैटिड, और इधर ये मैंने दूसरा क्रोमोसोम दिखाया जो मैटरनल है, और ये इसका क्रोमैटिड। ठीक है, ये इसका क्रोमैटिड। ओके, तो पहले क्या बोला मैंने आपको कि ये जो क्रोमैटिड है, इन क्रोमैटिड के अंदर क्या है, डीएनए है। ठीक है, किधर, इसमें भी और इसमें भी, और एक पैटर्नल हो रहा है, एक मैटरनल हो गया। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के लिए क्या हो गए थे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब एक दूसरे के नजदीक आए तो इनके अंदर क्या होने वाला है, जीन्स का एक्सचेंज होने वाला, मतलब इसका इधर और इसका इधर। तो पहले जो डीएनए इन दोनों के अंदर वो अनवाइंड होगा, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो इसको अनवाइंड होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, यू प्रोटीन। मतलब ही क्या, ये अनवाइंड करता है डीएनए को। सिंपली देखिए, मेरे पास कोई सपोज ऐसा एक टी शर्ट है, हाँ, उसके अंदर चैन है यहाँ से। तो अब मेरे को क्या करने का, ये टी शर्ट मतलब सपोज मेरा रेड कलर का है दोनों साइड से, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर सपोज एक ग्रीन कलर का टी शर्ट जो है, जो कि सेम ऐसे ही चैन वाला है, उसको क्या कर रहा हूँ मैं, ओपन करके इसको चिपकाने को देख रहा हूँ। मतलब एक साइड से रेड आए, एक साइड से ग्रीन आए। तो क्या किया मैंने, पहले यहाँ पर चैन से क्या होगा, ये टी शर्ट सील हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अनवाइंड करूँगा, मतलब चैन जैसे जैसे नीचे खींचूंगा। फिर इसको निकालते वक्त यहाँ पर डीएनए जैसा डबल स्टैंड है, देखो। तो डीएनए जहाँ पे डबल स्टैंडर्ड है, हमको ये पता है कि यहाँ पर फिफ्थ एंड है, यहाँ पर थर्ड एंड है। तो डीएनए को अगर बाहर से कट करना है तो उसके लिए क्या लगता है, एक्सोन्यूक्लियस, और अंदर से इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसके लिए लगता है एंडोन्यूक्लियस। तो ये इसको अंदर से तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद इसका डीएनए देखो, मतलब ये जो मैटरनल है, मैटरनल ऐसा सेपरेट होगा, और यानी कि पैटर्नल भी वैसा ही सेपरेट होने वाला है। ठीक है, तो अब इसका ये सेगमेंट इसके इस सेगमेंट को अटैच होगा। मतलब ये क्या बोले हम, इसका ये सेगमेंट समझो, ये या ये कोई भी एक लग सकता है, ये इधर के सेगमेंट को अटैच होगा। इधर मैंने कौन से कलर से दिखाया, ये किसका, पैटर्नल डीएनए मतलब फादर का, ये किसका, मैटरनल डीएनए मदर का। और कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, हमारे बॉडी में जहाँ पे 6 ऑर्गन है, वहां पे जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है, वहां पे क्या होगा, मदर का जो डीएनए है उसके अंदर का एक, यानी कि यहाँ के जीन्स इस साइड को जाएंगे और इधर के क्या होंगे, इधर आएंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा येलो कलर इधर आ जाएगा, मतलब मैटरनल क्रोमोसोम इसके साथ मिक्स हुआ, और पैटर्नल क्रोमोसोम जो है इस फादर के, वो यहाँ पर मिक्स हुआ। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए क्या क्या बोल रहा मैं यहाँ पर, समझ में आता होगा। क्या होगा इसके बाद कि जब हम वापस ये क्रोमोसोम यहाँ पर जब ड्रॉ करेंगे इस तरीके का, अब जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो क्या होने वाला, यहाँ पर ये जो ब्लू पार्ट था, ये ब्लू पैटर्नल, इसके अंदर क्या हो गया, मैटरनल क्रोमोसोम यहाँ पर ज्वाइन हो गया।
तो ये पार्ट कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेंट, न्यू, समझ में आ रहा है। और इधर क्या हुआ, जो मैटरनल क्रोमोसोम था जिसको मैंने यहाँ पर येलो कलर से दिखाया था, ये ऐसा येलो कलर से, उसको क्या होगा, ये जो मैटरनल क्रोमोसोम है ये अटैच हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन, मतलब न्यू तैयार हुआ। और ये क्या होगा, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है। 4 कॉम्बिनेशन दिख रहे क्या आपको, ये 1, ठीक है, पैटर्नल, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये अलग है क्योंकि देखो इसके अंदर नीचे येलो इधर और ऊपर ब्लू है। और इधर क्या हुआ, इधर रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये एक थर्ड अलग कैटेगरी है। और यहाँ पर ये मैटरनल है, ये फोर्थ है। तो मतलब देखो हमको 4 अलग अलग टाइप मिले क्योंकि एक पैटर्नल एक मैटरनल और बाकी के 2 क्या है, रिकॉम्बिनेशन। तो अब ये रिकॉम्बिनेशन होने के लिए किसने हेल्प किया, इस एंजाइम ने, रिकॉम्बिनेस। और ये जो बायवैलेंट था ये समझ में आ रहा है हमको। और यहाँ पर क्रॉसिंग होते वक्त ये जो स्ट्रक्चर है ये हमको कैसा दिख रहा है, एक्स के जैसा। तो जहाँ पे ये क्रॉसिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, केस्माटा और चेस्माटा, इसका मीनिंग होता है क्रॉसिंग। और यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब जीन्स एक्सचेंज हुए। जैसे देखो आप अकेले और सपोज कोई पार्टनर है आपका, सपोज फीमेल है, तो आगे की बात कर रहा हूँ, वैसे सिर्फ इमेजिन करना है, नॉट रियलिटी। तो 2 लोग जब अलग अलग साथ में रहेंगे तो क्या होता है, अपने थॉट्स का एक्सचेंज होता है। थॉट्स से एक्सचेंज हुआ तो क्या होता है, हमारे में भी चेंजेस आते हैं और तुम्हारे में भी चेंजेस आते हैं। मतलब आप अकेले और आपके साथ सपोज कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके उनके थॉट्स का आपके ऊपर इफेक्ट गिरता है, मतलब आपके अंदर चेंजेस आ रहे, रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये याद रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, रिकॉम्बिनेस एंजाइम की वजह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर होना मतलब ये क्या हो गया, जीन्स के सेगमेंट जो वो एक्सचेंज होता है किसके अंदर, बिटवीन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम में, इसके वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन के वजह से क्या होता है, इसके वजह से इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी, वेरिएशन आएगा, वेरिएशन के वजह से स्पेसिएशन होगा और स्पेसिएशन के वजह से इवोल्यूशन होगा। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। द होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ, ये याद रखिए, क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या है, पक्का लाइन टू लाइन याद ही हो जाना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर मीन्स द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्के से याद रखिए, क्योंकि इसी की वजह से हर पर्सन का, मेरा, आपका और हम सबका एक दूसरे से थंब प्रिंट, टंग प्रिंट, नोज प्रिंट अलग रहेगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। कौन कौन से एंजाइम लगते हैं अभी बोल चुका मैं आपको, यू प्रोटीन, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और रिकॉम्बिनेस। एंजाइम इन्वॉल्व आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेस, सिर्फ इसका नाम दिया, बाकी सबके नाम बोले। और डिटेल में अगर समझना है तो आपको जब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा या तो उसका वीडियो है यूट्यूब पर देख लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहाँ पर भी क्रॉसिंग ओवर होता है और आगे भी आएगा तो वहाँ पर बोलूँगा मैं। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द 2 क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैचिटिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज थी, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये समझ में आ रहा है, लीविंग द क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम कहाँ पर, ये जो दिखाई दे रहा है हमको, अभी दिखा ना यहाँ पर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ उनके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो वैसे के वैसे वहाँ पर आएंगे, क्योंकि आगे के स्टेज में धीरे धीरे क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ पर, कौन सी स्टेज में, तो ये जो 3rd नंबर की स्टेज है, डिप्लोइड स्टेज, वहाँ पर। यहाँ पर पैचिटिन में क्या क्या हुआ समझ में आता होगा आपको, कि देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्नल है, कौन सा मैटरनल है, ये समझो पैटर्नल है, ये मैटरनल है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे इस तरीके से, मतलब ये दिखाई दे रहा है हमको, रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से सेपरेट होना, ये इनके अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया पैचिटिन में क्या क्या बोला, कि पैचिटिन इज द स्टेज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द appearance of recombination nodule and the site at which crossing over will occur. It will occur between non-sister chromatid of homologous chromosome. और एंजाइम कौन सा लगता है वो समझ में आता है। इसको ब्रिकेज और यूनियन भी बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर हुआ था, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हो जा रहा है, पर मैंने बोला ना आपको समझाने में, यानी कि उसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा, जितना फास्ट एंड अच्छे से होगा उतना देखूंगा मैं।
तो जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकेज भी हुआ, मतलब इस क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए को पहले अनवाइंड हुआ और बाद में ब्रेक भी होना है विद हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ब्रेकेज भी हो रहा है और बाद में क्या होता है, यूनियन, क्योंकि ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम है ये ऐसा और इधर जो मैटरनल क्रोमोसोम है ये ऐसा, तो इसका सेगमेंट इसको अटैच होना है और वाइस वर्सा। तो ये जब होता है पहले क्या होगा, एक तो ब्रेकेज, बाद में क्या होगा, इधर का पार्ट इधर चिपकाना है। तो जब भी डीएनए को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगता है। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कैंची या मॉलिक्यूलर नाइफ या मॉलिक्यूलर स्कैल्पेल बोला जाता है, जो कि डीएनए को कट करता है। फिर ये डीएनए को इधर चिपकाने के लिए कौन लगता है, डीएनए लिगेस और लाइगेस बोलते हैं हम, इसको मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। लिगा का मीनिंग होता है टू कनेक्ट। तो जो डीएनए के मतलब ये जो जीन्स है, जीन्स मतलब क्या है, डीएनए का सेगमेंट जो होता है उसको जीन्स बोलते हैं। डीएनए क्रोमोसोम है, ये सब समझ में आ रहा है। क्रोमोसोम में हम क्रोमैटिड देख रहे हैं, क्रोमैटिड के अंदर हम डीएनए देखे, डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स है, और जीन्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए किसके अंदर, बिटवीन पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ब्रेकेज भी हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेकेज भी हो रहा है और यूनियन भी हो रहा है। और ये किसने बोला था, तो इस साइंटिस्ट ने, डार्लिंगटन थ्योरी, ब्रेकअप मेकअप डार्लिंगटन थ्योरी, याद रह जाता है इससे, नाम भी वैसा दिया है। ये सब समझने के लिए याद रखें, बाकी और कोई बोलने का हमारा पर्पस नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम डिप्लोटिड स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये भी, क्योंकि सबसे अभी हमने देखा कि प्रोफेज सबसे बड़ी स्टेज है और उस प्रोफेज में सबसे बड़ी स्टेज मतलब ये डिप्लोटिन स्टेज है, ठीक है। तो देखिए डिप्लोटिन, डिप्लो का मतलब होता है टू और टीन का मीनिंग होता है बैंड, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ, मतलब डिसॉल्व हो जाता है कौन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ था जाइगोट में, and the tendency of recombined homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ पर नहीं, बाकी का पार्ट क्या होता है, धीरे धीरे एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट होता है और एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, जिसको क्या बोला, कैस्माटा, ये नाम याद रखिए। मैंने आपको वहाँ पर पैचिटिन में समझाने के लिए बोला है, बट एक्चुअल में कैस्माटा वर्ड कहाँ पर आ जाएगा, डिप्लोटिन में। तो आपको याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन में, चेस्माटा जो दिख रहा है आपको डिप्लोटिन में दिखेगा। और ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए कि इन द oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर्स। जैसा हम ह्यूमन फीमेल में देखते हैं, ये ह्यूमन फीमेल है, तो जब भी ह्यूमन फीमेल, जो फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है, तो हमको पता है कि बर्थ होते वक्त लगभग 4 लाख एग्स रहेंगे, कहाँ पर, ओवरी के अंदर 4 लाख एग। और जब मैच्योरिटी होगी तब क्या होता है, इस आउट ऑफ 4 लाख लगभग 400 एग्स, मतलब 360 बोलते हैं इतने एग्स, फिर क्या होता है 1 बाय 1 मैच्योर होकर रिस्पेक्टिव मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर वो ओवुलेशन होगा। तो ये समझ में आता है। तो क्या होता है, जब फीमेल चाइल्ड के अंदर मियोसिस, पहले मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाता है, मतलब मियोसिस 2 कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इसलिए कौन सी स्टेज में, ये जो फीमेल चाइल्ड है इसके अंदर क्या बोला हमने कि मियोसिस 1 हो चुका है, मियोसिस 2 कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अब ये जो फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ है, ये बेबी फीमेल चाइल्ड है, तो जब इनका मैच्योरिटी होगा एक लेट से 12-15 एज, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा जहाँ पे प्यूबरिटी अटेन होगी, तभी मियोसिस 2 होगा। तो अब ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में देखो कितना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मियोसिस 1 हुआ मतलब कि क्या क्या हो चुका है, यहाँ पर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन। डिप्लोटिन स्टेज होने के बाद क्या हो गया था, इसकी आगे की फेज जो वो अरेस्ट हुई और आगे जाकर यहाँ पर आगे का काम होना है, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। तो डिप्लोटिन हो चुका है, क्या क्या याद रखोगे डिप्लोटिन में, कि डिप्लोटिन इज द लॉन्गेस्ट फेज, यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से याद रह जाएगा आपको, ठीक है। क्या क्या बोले हम डिप्लोटिन में, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, पक्का याद रखिए, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज रहेगी। और यहाँ पर क्या हुआ था, नंबर 2 थिंग क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना है। और यहाँ पर क्या हो चुका था, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी याद रखिए, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये पूरी तरह से नहीं होता है क्योंकि क्रोमोसोम जो रहते हैं वो अटैच ही रहते हैं, इसलिए हमको क्या दिख रहा है, चेस्माटा। तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नॉट कंप्लीटेड, ये कंप्लीट नहीं होगा। क्यों कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, क्रोमोसोम अटैच है, इसलिए क्रोमोसोम आर स्टिल अटैच। कहाँ पर, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ था वहां पर, और इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पर रिकॉम्बिनेशन हुआ वहां पर ऐसा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा हमको, इसी को क्या बोले हम, चेस्माटा। ये वर्ड याद रखिए, चेस्मा मींस क्रॉसिंग, ठीक है। तो सर, और उसके बाद बोले थे कि इन द ओसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन स्टेज कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, और जो सस्पेंडेड डिप्लोटिन होता है उसको डिक्टोटिन स्टेज बोलते हैं, और क्रोमोसोम डीकंडेंस और एंगेज हो जाता है इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। और इस स्टेज में ये भी याद रखिए कि टर्मिनेशन ऑफ चेस्माटा स्टार्ट हो जाता है, बिगिन होता है सर, टर्मिनेशन ऑफ चेस्माटा बिगिंस, मतलब सिर्फ स्टार्ट हुआ है, कहां पर, इस स्टेज में। अब देखिए फाइनल स्टेज है जो मियोटिक 1 फेज बोलेंगे हम इसको, मियोटिक 1 के अंदर जो आगे का डिप्लोटिन स्टेज है, सॉरी डिप्लोटिन हो चुका है डाइकाइनेसिस, डाई मतलब टू, काइनेसिस मैकेनिज्म, काइनेस, दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ चेस्माटा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, टर्मिनेशन बिगिन हुआ, यहाँ पर सिर्फ चालू हुआ है, एंड कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ चेस्माटा यहाँ पर हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं क्योंकि ये प्रोफेस है। एंड मियोटिक स्पिंडल आर असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, मतलब स्पिंडल फाइबर कौन तैयार करेगा, तो हमको पता है सेंट्रियोल, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये तो याद ही रखना, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, और सेल ऑर्गेनेल भी, न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक डाउन, एंड डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये याद रखें। ट्रांजिशन मतलब मेटाफेज होने के पहले प्रोफेज से उसके अंदर के बीच की स्टेज क्या आएगी, मेन डाइकाइनेसिस, मतलब एक ट्रांजिशन है, बीच में वाली स्टेज, कनेक्ट करने वाली स्टेज, ठीक है। अब देखिए आगे का पार्ट, नेक्स्ट इज मेटाफेज। तो यहाँ पर याद रखें डाइकाइनेसिस में क्या बोला मैं, यहाँ पर कंप्लीट टर्मिनेशन हो गया चेस्माटा का, न्यूक्लियोल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गए, एस्टर रेस, एस्टर फुल्ली डेवलप हुआ, और स्पिंडल फाइबर एक्सटेंड हो गए, कहाँ से, फ्रॉम वन पोल टू द पेयर्ड सेंट्रियोल टू द अनदर पार्ट, और सेंट्रियोल प्लांट में एब्सेंट होता है, ये चीज बोल चुका था मैं। तो आगे का देखो, अब आगे के स्टेजेस जो है वो लगभग सेम रहता है क्योंकि हमने देख चुके हैं कि मेटाफेज में क्या होता है, यानी कि माइटोसिस समझ में आ गया थी, इजीली जल्दी समझ में आ गया, ठीक है, लोड होने के लिए टाइम लगता है कभी। तो बायवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेट, ये तो हमको पता है, देखो जब भी मेटाफेज होना वहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो हम देख रहे थे ये इक्वेटोरियल प्लेट पता है हमको, ये इक्वेटोरियल प्लेट है, ऊपर पोल है, पोल के ऊपर सेंट्रियोल अपना चला गया, इसने क्या करना है, ये तैयार करेगा अपना स्पिंडल फाइबर या माइक्रोट्यूबुल फाइबर, और फिर क्या होगा यहाँ पर ये क्रोमैटिड जो वो यानी कि अलाइन हो जाएंगे, कहाँ पर, इस इक्वेटोरियल प्लेट के अलॉन्ग, इसको क्या बोला हम, इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेजिक प्लेट। तो डायग्राम देख के हमको समझ में आ जाता है, इधर साइड में डायग्राम दिख जाएंगे क्योंकि ये डिप्लोटिन हो चुका है, आगे ये मियोसिस हुई है, तो स्टेजेस इधर ही दिखा दूंगा क्योंकि इधर डायग्राम है टेक्स्ट बुक में, मैंने इधर ऐड नहीं किया, ठीक है। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पर डायग्राम दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ये प्रोफेज 1 जहाँ पर हमने ये सभी स्टेजेस देख चुके हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, ये स्टेजेस एक बार माइंड में रिकॉल कर लो वीडियो पॉज करके, और आगे देखना है और कंसिस्टेंट रहना, देखिए यानी कि थोड़ा भी ध्यान नहीं भटकाना है, ध्यान भटका फिर टाइम चला जाएगा आपका। मेटाफेज में क्या हो गया थी, इक्वेटोरियल प्लेट पे ये क्या हो जाएंगे, ये जो क्रोमोसोम है ये अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज 1 में, और मेटाफेज हमको पता है कि ये स्टेज कैरेक्टराइज होती है न्यूक्लियर एनवेलप के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से। फिर उसके बाद एनाफेज में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम विल सेपरेट एंड सिस्टर क्रोमैटिड विल रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर, ये दिख रहा है हमको,
तो ये सेंट्रियोल दिखा, ये स्पिंडल फाइबर जो इसको अटैच है, और एनाफेज में क्या होगा, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है। एनाफेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही स्टेज है कि यहाँ पर क्या होता है, ट्रू मियोसिस होता है, या तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ट्रू रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। जो 2n का यन और यन हो रहा है ना, ये एक्चुअल में यहीं पर होता है। इसलिए स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोफेस के बिगिनिंग को, मतलब प्रोफेस होने के पहले अगर 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो एक्चुअल में यन और यन कहाँ पर हुए, इसी स्टेज में। इसलिए ट्रू मियोसिस या ट्रू रिडक्शन डिवीजन कहीं पर हो रहा है, तो एनाफेज में हो रहा है। द होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो गए, वाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमियर। तो ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद टीलोफेज है। टीलोफेज हमको पता है, टीलोफेज में क्या होने वाला है, तो टीलोफेज में प्रोफेज के अपोजिट क्या क्या बोलते हैं हम, टीलोफेज में क्या होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो रीअपियर होना स्टार्ट होता है, सेल ऑर्गेनेल दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम यहाँ पर कॉइल होना स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर क्या होता है, अनकॉइल। यहाँ पर डीकंडेंस हुआ था, यहाँ पर कंडेंस होगा, इधर कंडेंस हुआ था, यहाँ पर क्या होता है, डीकंडेंस, सो ऑन। और हमको पता है कि जो साइटोकाइनेसिस होता है वो एनाफेज से बिगिन होकर टीलोफेज तक एंड हो जाता है। तो टीलोफेज 1 के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, मतलब वापस वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस फॉलोस एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल। ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, डायड। अगर क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है, एक क्रोमैटिड दिख रहा है, तो वो मोनाड रहता है। तो डायड क्या आपको समझ में आ जाएगा। अल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, मतलब कुछ अमाउंट में उनके अंदर क्या होगा, फिर डिस्पर्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेसिक न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखिए कि जो इंटरफेस स्टेज थी, इंटरफेस में क्या है, हमको पता है कि यहाँ पर G1, S और G2 स्टेज देखे थे। तो यहाँ पर क्रोमैटिन फाइबर ये ऐसा रहता है, पूरी तरह से अनकॉइल, क्योंकि इसको अभी पता नहीं जाना है, और जब जाना डिसाइड हो गया एम फेस में, तब ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पर, प्रोफेस में। तो प्रोफेस में इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होने के पहले ये जैसा दिख रहा है, वैसा एग्जैक्टली हमको टीलोफेस में नहीं दिखता है। ऐसा इसका मीनिंग दिख रहा है, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेसिक न्यूक्लियस, वैसा नहीं दिखेगा। द स्टेज बिटवीन टू मियोसिस, अब जैसे हम M1 और M2 देख रहे हैं, ठीक है, मियोसिस 1 होने के बाद मियोसिस 2 होना है, पर बीच में जो थोड़ा रेस्टिंग फेस रहेगा, इसको बोला जाता है इंटरकाइनेसिस, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, और मे बी सम टाइम इट इज एब्सेंट। तो ऐसा होगा। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ये वर्ड याद रखना है, इंटरकाइनेसिस, इंटर मींस इन बिटवीन टू, काइनेसिस मींस यहाँ पर जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था। जनरली ये शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज फॉलोड बाय द प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज दैन द प्रोफेज 1, क्योंकि प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेजेस देखे थे, और वो स्टेजेस अच्छे से डिटेल से आपको याद रखना है विथ ऑल वर्ड्स, ठीक है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट था मियोसिस 1, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस के जैसे ही, तो वो एकदम फास्ट आपको समझ में आ जाएगा, उसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। बट उसके पहले ये चीज़ समझ लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको पूरा मियोसिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला था मैं कि मियोसिस होता है जर्म सेल में। अब जर्म सेल में हमको क्या दिख है कि एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है। ये थोड़ा याद रखिए, इससे आपको पूरा मियोसिस बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन हुआ मतलब ही क्या होता है, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये मतलब ऐसे दिखाएंगे हम इनको, और ये मैटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, तो हमको पता है जब इसके अंदर मियोसिस 1 होने वाला है, तो मियोसिस 1 में क्या होगा, अब यहाँ पर दिखाते वक्त मैं थोड़ा अलग दिखा दूंगा, क्योंकि एक हो गया अपना पैटर्नल क्रोमोसोम और एक हो जाएगा मैटरनल क्रोमोसोम, ये इस तरीके से, और इधर क्या होगा, ये पैटर्नल क्रोमोसोम, ये इस तरीके से, ठीक है। इसको वाइट से दिखाता हूँ, ये मियोसिस 1 है। तो मियोसिस 1 में होते वक्त यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ था। रिकॉम्बिनेशन की वजह से ये चीज़ें जो हमको पहले ऐसे दिख रहे हैं, जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम,
इस मियोसिस 1 के बाद हमको कैसे दिख रहे हैं, आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस के बाद बोल रहा हूं, मियोसिस 1 के बाद क्या दिखाई दिया हमको, ये इस तरीके से, ये ऐसे, और यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया था, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो गया था, ठीक है, इस पार्ट में। और इधर क्या हो चुका था, जहां पर हम मैटरनल क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक साइड को इधर क्या हो गया था, इस मैटरनल क्रोमोसोम के अंदर पैटर्नल क्रोमोसोम के जीन्स आ चुके थे। तो मतलब इन दोनों में क्या हो गया था, रिकॉम्बिनेशन, और इन दोनों के अंदर क्या है, नो रिकॉम्बिनेशन। पर डिफरेंस क्या है, तो बोला मैंने आपको, ये पैटर्नल, ये न्यूली फॉर्म है, ये भी न्यूली फॉर्म है, और ये क्या है, मैटरनल, ठीक है। तो अब जब मियोसिस 2 होगा तो फाइनली क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, मतलब हमको एक सेल में यहां पर पैटर्नल दिखाई देगा, ठीक है, एक में क्या दिखाई देगा हमको, रिकॉम्बिनेंट। किस टाइप का रिकॉम्बिनेंट, इस टाइप का। डिफरेंस देखो आप, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये अब ये दोनों अलग अलग दिख रहे क्या आपको, दिखेंगे, क्योंकि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है। उसके बाद क्या होगा, जो अब हम आगे का देखेंगे यहां पर, ये देखिए, ये भी रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट है, पर ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ये रिकॉम्बिनेशन और ये रिकॉम्बिनेशन अलग है, क्योंकि देखो यहाँ पर कौन सा सेगमेंट लगा और इधर कौन सा सेगमेंट लगे वाला है, वो याद होना। फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं फोर्थ फेज में, यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम है, मैटरनल, ये कौन सा, मैटरनल, ये मैटरनल, ये रिकॉम्बिनेंट और ये क्या हो गया, पैटर्नल। ये चीजें समझ में आ रही है, पैटर्नल अलग, रिकॉम्बिनेंट ये अलग, इससे ये अलग, और इससे ये अलग, मतलब हमको 4 कॉम्बिनेशन मिले। इसका ही मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डिप्लॉइड सेल थी, जब यहाँ पर मियोसिस 1 हुआ तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, ठीक है। और जब मियोसिस 2 हो रहा है तो इस हैप्लॉइड से हमको 4 हैप्लॉइड मिले। कौन से 4 हैप्लॉइड, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, और ये चौथा नंबर। समझ में आ गया क्या हुआ। सिंपली यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपको ये समझ में आ जाता है, 2n से पहले क्या हो गया, n और n मियोसिस 1 में, और मियोसिस 2 में क्या हो गया, ये से। तो इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये पैटर्नल, ये रिकॉम्बिनेंट, ये भी रिकॉम्बिनेंट, और ये मैटरनल, चारों अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको मियोसिस में मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है आगे मियोसिस 2 में, जो कि किसके जैसा है, माइटोसिस के जैसा, जहां पर होमोटाइपिक फिशन बोला है। तो प्रोसेस मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में बोल चुका था, यहाँ पर रिपीट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लांट और एनिमल में अलग होगा। एनिमल में फरो फॉर्मेशन और क्लीवेज, और प्लांट के अंदर सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलांगेटेड, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिसेंबल द नॉर्मल माइटोसिस, रिसेंबल सिमिलरिटी दिखाता है, बोल चुका हूँ। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। तो ये समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। कौन सी स्टेज में, प्रोफेज 2 के अंदर। एंड एट मेटाफेज स्टेज क्रोमोसोम अलाइन अलॉन्ग द इक्वेटर। तो ये समझ में आ रहा है कि जो मेटाफेज देखेंगे हम, तो मेटाफेज में हमको पता है क्रोमोसोम अलाइन होता है इक्वेटर पे। माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल साइंग और स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कहाँ पर है, ये सब कुछ मैं बता चुका आपको। ये ऐसा दिखाएंगे हम, ठीक है, ये एक। अब इधर था ये काइनेटोकोर, ये क्या होगा, दिस इज सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, और ये कौन है, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर को कौन अटैच होगा, माइक्रोट्यूब्यूल, या इसको क्या बोले हम, स्पिंडल फाइबर। और ऐसे लगभग 40 स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और जब ये अटैच होते हैं काइनेटोकोर को, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, कांग्रेशन, ठीक। attached to the kinetochore of sister chromatid, and at anaphase 2 it began with the simultaneously मतलब एक बार एकदम splitting of centromere of each chromosome which was holding the sister chromatid। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि एनाफेज में हमको पता है क्या होने वाला है। जो n और n हमको मिले थे, एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, ये इनके ही ऐसे n और n तैयार हो जाएंगे, मतलब हमको 4 सेल्स मिल जाएंगे हमको।
एंड अलाउइंग देम टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना है कि धीरे धीरे थोड़ा लोड हो जाएगा तो यहाँ पर सब समझ में आता है। डायग्राम केयरफुली देख लीजिएगा और इसको देख के एक बार रिकॉल करना है क्या क्या हुआ प्रोफेस 2 में। मैंने बोला यहाँ पर याद रखिए क्या क्या हुआ इस प्रोफेस 2 के अंदर, अभी बोल चुका मैं यहाँ पर कि क्रोमोसोम जो रहेंगे वो क्रोमैटिड के साथ क्लियर डिस्टिंक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होता है, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, अलॉन्ग विद द सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्रोमैटिन से क्या होता है, क्रोमोसोम तैयार होगा। मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से डिसअपियर हो रहा है, जो कि यहाँ पर कैरेक्टराइज होता है, इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक है वो। उसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है, अलाइन अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, और ये है पोल, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल इन्होंने क्या किया, अपना माइक्रोट्यूबुल प्रोड्यूस होगा, जो कि कहाँ पर अटैच होगा, इनके काइनेटोकोर को, और जो अटैच होगा इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोमल फाइबर, ट्रैक्टाइल फाइबर और कंटिन्यूस फाइबर। जो अटैच नहीं होगा और पोल टू पोल आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूस फाइबर। और जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ पर ये इस इक्वेटर को क्रॉस नहीं कर पाया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस फाइबर। और जब एनाफेज में ये क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे तो इनके बीच में ये जो लाइन दिखेगी हमको ऐसा, ये इनके अंदर, मतलब ये देखो इधर निकाल के दिखाता हूँ, ये ऐसा और ये ऐसा क्रोमैटिड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में की जो ऐसा लाइन दिखेगा, इसको क्या बोल रहे हैं हम, इंटरजोनल फाइबर, ये याद रखिए, इंटरजोनल फाइबर, ठीक है। और फिर बाद में ये सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, मतलब ये देखो हमको कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है टेलोफेज। मियोसिस एंड्स विथ टेलोफेज 2, जिसके अंदर 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब ये करियोकाइनेसिस हो गया और साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड, मतलब 4 तैयार हो गए सेल्स, दैट इज द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट हो चुका है, ओके। पर यहाँ पर मियोसिस में ये भी चीज़ें याद रखिए कि जो गैमेटिक मियोसिस होता है यहाँ पर, क्योंकि मियोसिस के टाइप रहता है, इधर लिख देता हूँ सो दैट आपको याद रखने को ईजी जाएगा। जो मियोसिस देख रहे हैं वो अलग टाइप का रहेगा, मतलब जो जनरली मियोसिस होता है वो कहाँ पर स्टडी हुआ है, मियोसिस स्टडीड इन ओनियन बर्ड्स, ये याद रखें, ओनियन बर्ड्स। और माइटोसिस के लिए हमने क्या बोला था, रूट टिप सेल्स, तो याद रहेगा वो। तो इसके अंदर ये भी याद रखिए, गैमेटिक मियोसिस किसको बोलता है, गैमेटिक मियोसिस। तो जो गैमेटिक मियोसिस होता है इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल मियोसिस, एंड का मियोसिस, टर्मिनल मियोसिस। गैमेटिक मतलब गैमेट के अंदर होना, गैमेट फॉर्म हो रहे बाय मियोसिस। उसके बाद जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इनिशियल मियोसिस, इनिशियल मियोसिस, ये याद रखना। अलगी के अंदर आप देखते हो जो डिप्लॉइड जाइगोट है उसका मियोसिस होकर क्या होता है, उससे वापस हैप्लॉइड तैयार होता है, क्योंकि जो अलगी है, कुछ अलगी में हैप्लियोटिक लाइफ साइकिल होती है, तो डिप्लॉइड स्टेज कम टाइम के लिए होता है। और जो स्पोरोजेनिक मियोसिस होता है उसको बोला जाता है इंटरमीडिएट मियोसिस। स्पोरोजेनिक यानी कि स्पोर के अंदर होना, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, पता ना, तो इसके अंदर ये इंटरमीडिएट, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना है। इसके पीछे एक थोड़ा सा कुछ स्टैटिकल डेटा है, वो भी आपको साथ में हमेशा याद रखना है कि जो नर्व सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो नर्व सेल्स है उनके अंदर क्या होता है, नर्व सेल के अंदर हमको पता है कि वहाँ पर माइटोसिस भी नहीं होता, मियोसिस भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो सेल्स है वो लाइफ टाइम कौन सी स्टेज में रहता है, इंटरफेस में, वो लाइफ टाइम इंटरफेस में रहता है, तो ये पता होना चाहिए। और उसके बिसाइड मैंने क्या बोला था आपको, वो भी चीज़ें आप याद रखें कि जो सिंगल जाइगोट है 2 ईयर, इसके साथ क्या होता है, लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है। इससे जब फुल ब्लोन बेबी तैयार होगा, फुल ब्लोन बेबी, जब बेबी प्रोड्यूस होगा, ये बेबी, इसके अंदर कितने सेल रहता है, तो इसके अंदर सेल्स रहेंगे इतने, 6 × 10⁻22। और इससे जब एडल्ट प्रोड्यूस होगा, एडल्ट, तो उसके अंदर सेल्स कितने रहते हैं, इतने, 10⁻14। तो इसके भी साइड ये एक बार रिकॉल ही करता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, तो ऐसे बोल सकता हूँ आपको कि नर्व सेल लाइफ टाइम इंटरफेस में थी। जाइगोट जब फुल ब्लोन बेबी तैयार हुआ, 6 × 10⁻22 सेल्स थे जो रिपीटेड माइटोसिस से हुआ।
एवरीडे हमारे में लगभग 5 × 10⁻⁹ सेल्स लॉस्ट होते हैं और उतने ही सेल रिप्लेस होता है। ये याद रखने का, क्योंकि जहां पर स्किन पीलिंग होता है, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक है, आरबीसी है, तो लगभग 25 मिलियन सेल पर सेकंड के अंदर क्या होता है कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रॉय होता है। हर सेकंड में 25 मिलियन, मतलब लगभग कितना लाख बोलेंगे हम, लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो आप काउंट कर सकते हैं कि लगभग 25 लाख। 25 मिलियन मतलब समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद प्लांट के अंदर क्या बोले थे, जो माइटोजन रहते हैं वो रहते हैं ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। वैसे ही एनिमल के अंदर अगर माइटोजन देखे कि जो माइटोसिस के लिए काम को आ रहा है, तो वहां पे इनके नाम याद रखिएगा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और एक रहता है पीजीडीएफ। मतलब क्या आता है पीजीडीएफ, मतलब प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, और लिम्फोकाइनेसिस, ये भी रहता है लिम्फोकाइनेसिस। तो ये सब क्या है, ये माइटोजन है। और जब हमने मियोसिस देखे, तो मियोसिस की वजह से लगभग 8.6 मिलियन काइंड ऑफ स्पर्म और उतने सेम काइंड के एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनका रैंडम फ्यूजन होकर लगभग 74 × 10⁻12 काइंड्स ऑफ जाइगोट पॉसिबल रहता है, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जितने ह्यूमन से हम आता है वैसा रहेगा। उसके बाद एक बार ये देख लें। हाँ, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में हम क्या बोल सकते हैं कि मियोसिस मैकेनिज्म बाय विच कन्वर्शन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम ऑफ ईच स्पीसीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के अंदर मियोसिस हो रहा है, क्योंकि सेक्स वर्ड का मीनिंग ही पता है हमको। सेक्स का मीनिंग होता है टू, मतलब मेल और फीमेल। सेक्स का मीनिंग होता है सेपरेशन। तो जब ये सेपरेट हुए और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, तो गैमेट फॉर्म होना बाय गैमेटोजेनेसिस, तो वहां पर मियोसिस लगेगा। ठीक है। इवन दो द प्रोसेस पर से, अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस मतलब पता है, पर से इस वर्ड का मीनिंग होता है इटसेल्फ, देमसेल्फ, या इसको बोलते हैं इंट्रिंसिकली। पर से पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली का मीनिंग होता है असत्यवत, या इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। इनके मीनिंग लिख लूँ क्या यहाँ पर, मतलब अगर याद होता है तो आपको, ठीक है, ऐसे याद रखिए। पर से का मीनिंग क्या होता है, इटसेल्फ, देमसेल्फ, या इंटेंसिकली। और पैराडॉक्सिकली का मीनिंग होता है असत्यवत, मतलब जो ट्रू नहीं है, जिसको सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। रिजल्ट इन द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी मियोसिस होगा तब वेरिएशन आएगा, वेरिएशन की वजह से स्पेसिएशन आएगा, स्पेसिएशन की वजह से इवोल्यूशन होगा, और वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर। तो इसकी वजह से in the population of organism from generation to next, and variation are very important in the process of evolution। evolution उत्क्रांति होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन से एडाप्टेशन आ गया, और एडाप्टेशन से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इवोल्यूशन इसका मीनिंग होता है अनफोल्डिंग, उत्क्रांति, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है। तो थैंक यू वेरी मच, इतना सब कुछ याद रखना है। और फिर बाद में जो इसका एक और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्या है कुछ नहीं, वो समझ में आ जाएगा। तो ये एक बार स्लाइड भी आप देख सकते हैं। ये सब याद रखना है, या इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, या ये जो पीपीटी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर लूँगा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके सभी स्टेजेस याद रखना है, क्या क्या हुआ था क्या नहीं, तो सभी। ठीक है, ये सभी स्टेजेस याद रखना है आपको। जो ये लेप प्रोटीन है, ये स्टेजेस बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये क्रोमोसोम अनकंडेंस स्टेज में था, फिर बाद में इसका कॉइलिंग यानी कि डीकंडेंसेशन सब कुछ होता है, सेंट्रियोल स्प्लिट होकर जाता है, आगे का सब समझ में आ रहा है आपको। ठीक है। थैंक यू।